हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसकी अनुसूचियाँ हैं कितनी और आखिर ये अनुसूचियाँ होती क्या हैं, और एंड में इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में हम कितना जान पाए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगी, जिसे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक सिंपल वे में आपको मैं नंबर वाइज समझाऊंगी, जिससे कि बहुत ही इजी आपको बहुत ही जल्दी इजी वे में ये अंडरस्टैंड हो पाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये साथ साथ में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा कि आखिरकार ये अनुसूचियाँ होती क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। सो schedules are basically tables which contain additional details not mentioned in the articles. सो बेसिकली अगर हम बात करें शेड्यूल्स की, तो पहले जो हमारे शेड्यूल्स थे वो 8 शेड्यूल थे। उसके बाद में इसमें 4 शेड्यूल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली हम शेड्यूल्स की बात करें तो अब हमारे करंट में जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं। सो मैं एक सिंपल वे में आपको बताऊँगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कितने हैं हमारे। करंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड देयर आर 104 अमेंडमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्स की। तो हम शेड्यूल्स की बात कर रहे तो सबसे पहले हम एक कंट्री के बारे में सोचते हैं। कंट्री के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो उसके अंदर हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि इसमें कितनी स्टेट्स होंगी। हम नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे, जिससे हमें शेड्यूल्स को लर्न करने में ईजी होगा। फ्रेंड्स, एक एक कंट्री के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें आता है कि उसके स्टेट्स और यूटी कितने होंगे। इसकी जो फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची में इसकी जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में ही बताया गया है। फ्रेंड्स, हर एक अनुसूची, हर एक शेड्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम एक अनुसूची हमें पता चलेगी तो ऑटोमेटिकली हमें सेकंड अनुसूची के बारे में भी उसी से रिलेटेड जो है वो पता चल जाएगा। फर्स्ट अनुसूची जो मैंने आपको बताया, लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑल्सो अबाउट देयर चेंजेस। फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टेट से लेकर जो भी चेंजेस आएंगी या फिर स्टेट और जो यूटी है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो फर्स्ट अनुसूची जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आती है। उसके अंडर ये फर्स्ट अनुसूची जो है, जिसमें संविधान सभा, जिसमें हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो यूटी हैं, उनके बारे में जो विवरण दिए गए हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें द्वितीय अनुसूची की, तो हम किसी भी स्टेट, अगर हमने बात की स्टेट की, यूटी की, तो उसको चलाने वाले जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। जो सेकंड अनुसूची है हमारी, उसमें आ जाएंगी लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट्स, जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो भी हमारे प्रेसिडेंट, जजेस हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन सभी की जो सैलरीज हैं वो आ जाएंगी सेकंड अनुसूची में। फ्रेंड्स, अभी हमने बात कर ली है जो भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले जो वेतन हैं, उनकी सैलरीज हैं, उनके अलाउंस हैं, भत्ते हैं और जिनकी पेंशन्स हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है वो सेकंड अनुसूची में किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है ताकि आपको समझने में ईजी रहे।
आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा हो। सो हमने फर्स्ट में बात कर ली यूटी की, स्टेट की, उसमें जो भी चेंजेस आती हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आती है। उसके बाद हमने बात की जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो अध्यक्ष हैं, इनकी सैलरीज आ गई। अब इनकी बात आती है जो इनसे ही रिलेटेड आगे बात है, जो ये ओथ्स लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिसेस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस। सो फ्रेंड्स, इसमें जो इसके जो पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जब ये पद ग्रहण करते हैं उस टाइम जो ये शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं, उसका विवरण जो है वो 3rd अनुसूची में लिया गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था ना, हम जैसे जैसे अनुसूचियों को करते जाएंगे वैसे ही उससे रिलेटेड अगली अनुसूची का हमें पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथी अनुसूची। सो 4th शेड्यूल में आती है जो हमारे, अभी हमने ऊपर बात की कि इनकी सैलरीज हैं, इनकी जो शपथ हैं वो लेते हैं। सो नेक्स्ट 4th अनुसूची में हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो इसमें जो राज्य और जो संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, इसमें इनके बारे में बताया गया है। जो हमारे जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं वो बताई गई हैं चौथी अनुसूची में। सो नेक्स्ट हम बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में आता है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ और जो शेड्यूल ट्राइब हैं, इनके बारे में जो भी इनसे रिलेटेड जो भी जो विवरण हैं वो आते हैं हमारी 5वीं अनुसूची में। जैसे कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जो अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन और जो नियंत्रण है के बारे में उल्लेख किया गया है। मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी रहेगा समझने में। सो 5वीं अनुसूची में हमने बात की जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसका कंट्रोल जो है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ और जो शेड्यूल ट्राइब्स, इनका कंट्रोल जो है वो 5वीं अनुसूची में किया जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करें 6ठी अनुसूची की, तो 6th शेड्यूल में अब बात आती है जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6ठी अनुसूची जो है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। या तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेट जो है उसके बारे में 6ठी अनुसूची में नहीं बताया गया, या फिर कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन सी अनुसूचियाँ, कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया। तो हम याद रखेंगे कि जो 6ठी अनुसूची है हमारी 6th शेड्यूल है, उसमें स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। जो उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अनुसूची की अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में आ जाता है द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारी जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियों के बंटवारे हैं, जो इनकी पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके बारे में इसमें आ जाता है। सो फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं इनके बारे में 7वीं अनुसूची में डिफ़ाइन किए गया है इसे। सो ये 3 लिस्ट्स जो हैं इनके बारे में बताया गया है, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में बताया है। तो हम सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिरकार इन लिस्ट्स में है क्या। सो सबसे पहले आती है संघ सूची। हम याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। सो संघ सूची में, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन करंट की बात करें तो इसमें ऐड कर दिया गया है एक, अभी इसमें 99 विषय हो गए हैं।
नेक्स्ट बात करें हम स्टेट गवर्नमेंट की, तो राज्य सूची में आता है। इसमें सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और तो हम बात करें कि इसमें कितने विषय थे, इसमें 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन बाद में इसमें ऐड हुए हैं। अब करंट की बात करें तो इसमें 62 विषय जो हैं राज्य सूची में हैं। और अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, तो इसमें जो भी डिसीजन या जो भी हमने रूल्स जो हैं वो स्टेट सूची और जो सेंटर है उसमें जो भी ये गवर्नमेंट्स जो कानून बनाती है, इनके बारे में जो भी ये जो दोनों कानून बनाती है, अगर सेम हो तो अप्लाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स ही अप्लाई होते हैं। इसमें किसी भी तरह और जैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके रूल्स जो अप्लाई होते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके रूल्स जो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें कि इसमें कितने विषय थे, तो इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन करंट की बात करें तो इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। अब इसमें 52 विषय हो गए हैं। हम याद रखेंगे 7वीं अनुसूची में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 8वीं अनुसूची की, 8th शेड्यूल की। तो 8th शेड्यूल में हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हमने 8th शेड्यूल में बात की है, तो हम देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पहले तो इसमें 3 लैंग्वेजेस थी जिनको शामिल किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लेकिन करंट में जैसे हम 2004 की बात करें तो इसमें कुछ और लैंग्वेजेस जो थी इनको ऐड किया गया था, जैसे कि मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हम याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 9वीं अनुसूची की। 9th शेड्यूल की बात करें तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो भी इसमें ऐड किए गए थे, जैसे कि जो राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया है कि इसमें राज्य के द्वारा जो संपत्ति की अधिग्रहण इन द सेंस कि ओवरटेक कर लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। हम याद रखेंगे 9वीं अनुसूची में एक्ट और रेगुलेशन के बारे में बताया गया, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसमें पहले अधिग्रहण कर लिए जा सकता था और हम कोई भी हम जब कोर्ट में हम इसके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते थे, हम इसे चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन करंट की बात करें हम तो इसमें 284 अधिनियम है इसमें। लेकिन अब क्या है, पहले इसमें किसी भी तरह की हम इसमें जो कोर्ट है हम इसके द्वारा जो हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, हम इस पर केस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 11 जनवरी 2007 को एक डिसीज़न लिया गया था कि इस जो अनुसूची है इसमें शामिल किसी भी जो 284 हमने बात की, जो भी इसमें 284 जो अधिनियम है, अनुसूची में अधिनियम है, इसमें किसी भी तरह की अगर हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम इसके जो कानून हैं इसको चुनौती दी जा सकती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है अगर इसमें, तो न्यायालय जो है हम अपने जो कोर्ट है हम इसमें केस कर सकते हैं इसके खिलाफ। और जो हमारा जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो इनकी समीक्षा भी कर सकता है। हम याद रखेंगे कि जो हमारी 9वीं अनुसूची है, इसमें जो मेन जो हमारा मोटिव है इसे बनाने का, तो वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें पहले तो हम संपत्ति के अधिकार पर हम इसमें किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं कर सकते थे, हम इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते थे। लेकिन आफ्टर 11 जनवरी 2007 के बाद हम इसके खिलाफ जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके अकॉर्डिंग इसमें हम केस कर सकते हैं अगर हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो।
नेक्स्ट 10th अनुसूची की बात करें हम, 10वीं अनुसूची, तो ये है एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जो हुआ था उसमें ऐड किए गए हैं। जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख जो है वो 10th अनुसूची में किया गया है। हम याद रखेंगे कि किसी भी तरह का जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है जिसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। सो नेक्स्ट बात करें 11वीं अनुसूची की 11th शेड्यूल की, तो अब हम डीपली आ जाएंगे अंदर। तो इसमें पंचायती राज के बारे में बताए गए, रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, जिसे हम सभी जानते हैं पंचायती राज के बारे में, जो पंचायत होती हैं, जो विलेजेस में अपनी अपनी पंचायत होती हैं 11वीं अनुसूची में, उसको लिया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि पंचायती राज में क्या कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या काम करते हैं इसमें। वही जो पंचायती राज में जितने भी जो वर्क्स होंगे उनको इंक्लूड किया गया। तो वो सारे जितने भी पंचायती राज के जो अंडर वर्क्स आएंगे तो वो सभी जो हैं वो 11th शेड्यूल में उनको लिया गया है। सो फ्रेंड्स इसमें कुछ ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1993 में उसमें ऐड की गई है। जो पंचायती राज संस्थाओं को जो कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि पंचायती राज में कितने विषय जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। सो हम देखेंगे कि पंचायती राज के अंदर क्या क्या आता है जिसे हम 11th शेड्यूल में ऐड करते हैं। सो फर्स्ट हम एग्रीकल्चर लेंगे। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और लैंड इम्प्रूवमेंट, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation। और थर्ड हम लेंगे माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर शेड को लेंगे हम इसकी डेवलपमेंट के लिए। एनिमल डेयरिंग और सोशल फॉरेस्ट्री फार्म जो भी हैं हम इसमें लेते हैं। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं। जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे विलेजेस हैं, जो हमारे स्मॉल टाउन्स हैं, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप हो सके। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो है बहुत बड़ा मतलब ये बहुत काम करती हैं ये, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पंचायती राज के अंडर 11th अनुसूची में लिया गया है। सो जो अगर हम विलेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में खादी से रिलेटेड आता है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, रूरल हाउसिंग आती है। तो ये सभी जो है पंचायती राज के अंडर 11th शेड्यूल में लिए गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फूडर, रोड्स, ब्रिजेस जो हैं हमारे, वाटरवेज, अदर कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आती है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आते हैं। पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम आते हैं। जो एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी स्कूल्स हो, इसको हम पंचायती राज के अंडर लेते हैं 11th शेड्यूल में। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन को इसमें लेते हैं। अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेते हैं। मार्केट और जो फेयर्स हैं हमारे वो भी इसके अंडर आते हैं, 11th शेड्यूल के अंडर आती है। हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स हमारे इसके अंडर आते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं हमारे, जो जैसे कि हमारे जो डिस्पेंसरीज हैं वो भी पंचायती राज के अंडर 11th शेड्यूल में आते हैं। हमारे जो फैमिली वेलफेयर हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, वो भी इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो मेंटल रिटायर्ड होते हैं, सोशल वेलफेयर किसी भी तरह के, वो सारे पंचायती राज के अंडर ही आते हैं जिसे हम 11th शेड्यूल में ऐड करते हैं। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड अ पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, और जो हमारे SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स जो हैं वो सभी 11th अनुसूची में आते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करें 12वीं अनुसूची की।
हम याद रखेंगे 11th अनुसूची में हमने पंचायती राज के बारे में देखा है। सो 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल की बात करें तो इसमें आते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट आती है। 11th की बात करें हम 11th अनुसूची की, तो हमने इस 11th में हमने देखा कि जो हमारी पंचायती राज है, जो रूरल गवर्नमेंट है वो आती है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो। और 12th अनुसूची में हम देखेंगे तो इसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट आती है। इसमें अर्बन को लिए गया है, मतलब जो हमारी शहरी जो गवर्नमेंट है उसको लिया हमने 12वीं अनुसूची में। सो इस अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जो हुआ था संशोधन, उसमें जोड़ा गया है इसमें कि जो शहरी क्षेत्र है उसकी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये अनुसूची आपको अच्छे से समझ आ गई हूँ। और अगर हम चाहें तो हम इसमें रिवाइज़ कर सकते हैं एक बार फिर से। सो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि जो फर्स्ट अनुसूची ली है हमने, फर्स्ट अनुसूची में हमने इसकी स्टेट ली है हमारी जो यूटी है उसको हमने फर्स्ट शेड्यूल में लिए हैं। फिर हम थोड़ा यूटी और स्टेट के अंदर आते हैं, तो इसमें हमने जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, जो जजेस वगैरह हैं, उनकी सैलरीज़ को लिया है हमने। सैलरीज़ जो हैं उनकी, जो पब्लिक ऑफिस प्रेसिडेंट जजेस वगैरह जो हैं, जो ऑडिटर्स हैं, उनकी हमने सैलरीज़ को लिया है। और अगर हम थर्ड अनुसूची की बात करें तो थर्ड अनुसूची में हमने फिर इसमें उनकी जो ओथ्स हैं, उनकी जो शपथ ली है उन्होंने पद ग्रहण करते टाइम, वो हम थर्ड अनुसूची में लेते हैं। फिर अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, उन्होंने शपथ ले ली, फिर उनको जो एलोकेशन ऑफ सीट्स दी जाती है उन्हें राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर सीट जो है उसका जो भी विवरण होता है इसमें दिए जाता है। फिर 5वीं अनुसूची की बात करें तो जो भी प्रोविज़न्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब्स, उनको कंट्रोल करने के लिए जितने भी हमने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं वो सभी इस अनुसूची में इसमें लिया जाता है। फिर छठी अनुसूची, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको, जो 6th शेड्यूल है, इसमें हमारे सभी तरह के जैसे कि जो हमारे सेंटर है और जो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है, जो छठी अनुसूची है इसमें हमने ट्राइबल एरियाज़ इन द स्टेट ऑफ असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जो हमारे स्टेट्स हैं इनको इंक्लूड किया है हमने। इसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है उसके बारे में 7th शेड्यूल में बताया गया है। सो नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद 8th अनुसूची की बात करें तो 8th अनुसूची में हमने इसकी लैंग्वेजेस जो हमने ऐड की गई हैं, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो हमने ऐड की हैं लैंग्वेजेस। और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जो लैंग्वेजेस हमने ऐड की गई हैं वो 8वीं अनुसूची में ली है। फिर 9वीं अनुसूची की बात करें, जो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट और रेगुलेशंस हैं उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जो राज्य सरकार द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उसकी जो विधियों का उल्लेख किया गया है। पहले हम इसमें इसके अगेंस्ट जो कोर्ट में हम केस नहीं कर सकते थे, लेकिन आफ्टर 11 जनवरी 2007 हम जो है इसमें कुछ संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे, तो आफ्टर दैट हम इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें केस जो है वो कर सकते हैं न्यायालय में। और जो हमारा जो हाई कोर्ट है वो इन कानून जो हैं, जो कानून बनाए गए हैं इन्होंने, इसकी समीक्षा भी कर सकता है ये। सो 10th अनुसूची की बात हम करें तो इसमें एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया। जो दल बदल है उससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। और 11th अनुसूची, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया आपको, पंचायती राज के बारे में बताया है, जो हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया। इसके अंदर बहुत सारे 29 जो हैं इंक्लूड किए गए हैं इसमें सब्जेक्ट को।
और उसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको हमने 12वीं अनुसूची में डिफ़ाइन किया गया है। सो नेक्स्ट मैंने इससे रिलेटेड कुछ MCQs लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अनुसूची अच्छे से समझ आ गई हूँ और आप इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं आप इनके आंसर्स जो हैं वो खुद दे पाएँ अच्छे से। सो फर्स्ट जो MCQ मैंने लिया है वो है, आप ध्यान से इस MCQs को देखिएगा और साथ साथ में आप आंसर खुद में दीजिएगा और देखिएगा कि आपको अब तक कितना समझ में आया है। सो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 6th शेड्यूल मैंने आपको बताया, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हम एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, कौन सा इंक्लूड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। सो मेघालय भी 6th शेड्यूल में लिया गया है, त्रिपुरा भी, मिज़ोरम भी और मणिपुर जो है वो नहीं लिया गया है 6th शेड्यूल में। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मणिपुर जो है इसमें 6th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। So 6th schedule of Indian Constitution consists of provision for administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram and Arunachal Pradesh. District or the regional council in these states may after its first constitution make rules with the approval of the governor. So friends, next question is which among the following is not correctly matched? हम बताएंगे कि इसमें कौन सा मैच नहीं हो रहा है। सो हमें ऑप्शन दिया गया है 3rd शेड्यूल और हमारे सामने इसमें दिए गए हैं कि 3rd शेड्यूल में क्या है। सो 3rd शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ऑथ्स के बारे में बताया गया है। यस राइट, हमने देखा था कि 1st शेड्यूल में स्टेट और जो यूटी है उनके बारे में बताया है। 2nd शेड्यूल में जो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में बताया गया। और 3rd शेड्यूल जो हमने देखा फॉर्म ऑफ ऑथ्स, जो वो ऑथ लेते हैं, जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है 6th शेड्यूल जो बताया इन्होंने। सो 6th शेड्यूल के साथ इन्होंने ऑप्शन दिए कि शेड्यूल एरियाज़ ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 6th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया ऑफ इंडिया तो नहीं बताया है इसमें। सो ये डाउट है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट, यस राइट। 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें बताई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताई थी, स्टेट गवर्नमेंट बताई थी और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया था। ये बिल्कुल ठीक है। और 9th है जैसे 9th शेड्यूल के बारे में बताया है लैंड एंड टेनर रिफॉर्म्स, यस राइट। 9th शेड्यूल में जो है वो लैंड के बारे में ही बताया गया है। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि 6th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज़ ऑफ इंडिया नहीं बताया गया, क्योंकि हमने बात की 6th शेड्यूल में तो जो स्टेट्स थी उनके बारे में बताया गया था, लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के बारे में बताया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following schedule of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas as well as the scheduled tribes in states other than Assam, Meghalaya, Tripura? So ये थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following schedule of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas? So कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो कंट्रोल किस कौन से शेड्यूल में बताया गया जो हम कंट्रोल करते हैं, हमारे जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनको, शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको हम जो कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास 3rd एंड 4th शेड्यूल नहीं, 3rd एंड 4th में भी नहीं बताया है, 7th और 8th नहीं, 5th या नन। सो फ्रेंड्स जो हमें कंट्रोल बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल जो बताया गया है वो 5th शेड्यूल में बताया है। सो सी इज़ द राइट आंसर। 5th शेड्यूल में जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल ऑफ शेड्यूल एरियाज एज वेल एज द शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें बताया गया 5th शेड्यूल में बताया गया कंट्रोल करना। सो नेक्स्ट इज इफ़ अ न्यू स्टेट इज़ टू बी क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कंस्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। सो
अगर किसी भी तरह की इफ़ अ न्यू स्टेट इज़ टू बी क्रिएटेड, कोई न्यू स्टेट जो क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम कौन सा शेड्यूल यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फिफ्थ। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने अच्छे से बताया था कि जब भी हम किसी स्टेट, हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमारी स्टेट से रिलेटेड ही है। जो हमारी स्टेट है और जो हमारी यूटी है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस किए जाते हैं वो सभी जो है फर्स्ट शेड्यूल में ही आते। तो ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें ही हमारी स्टेट के बारे में बताया गया है। सो नेक्स्ट इज़ which schedule contain the provision for the administrative and control of scheduled areas in several states। सो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल तो हमने फिफ्थ शेड्यूल में ही पढ़ा था। सो फिफ्थ इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग। हमने अब मैच करने हैं। सो मैं नंबर वाइज करती हूँ और द्वारा हम ए बी सी करके देखेंगे। सो थर्ड शेड्यूल के सामने ऑप्शन दिया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउसेस, नहीं, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में तो हमने उनके ऑथ से बताया हुआ है। नाइन्थ शेड्यूल डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, नहीं, इसमें नहीं बताया है। फोर्थ शेड्यूल के साथ ऑप्शन दिया है हमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। टेंथ शेड्यूल में दिया है फॉर्म ऑफ एफ्रीमेशन। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन किसके साथ मैच हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड शेड्यूल है उसमें तो बताया गया है फॉर्म ऑफ एफ्रीमेशन, जो ऑथ से हमारी वो बताया है। सो ऑप्शन फर्स्ट का जो आंसर है वो तो ऑप्शन डी है। सो हम देखेंगे कि फर्स्ट का ऑप्शन डी, बी भी बता रहा है ये और सी भी डी बता रहा है। सो नेक्स्ट अब हमें इसमें ये हो गया कि बी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सो सेकंड में बताया है जो नाइन्थ शेड्यूल, इसमें क्या बताया है। सो फ्रेंड्स, जो नाइन्थ शेड्यूल है उसमें बताया गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। नाइन्थ शेड्यूल में हमने देखा था कि एक्ट वगैरह के बारे में बताया था, इसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो सेकंड का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। सो सेकंड का आंसर ऑप्शन सी मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर लग रहा है ये। सो ऑप्शन थर्ड हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। फोर्थ शेड्यूल, सो फोर्थ शेड्यूल में तो हमने बताया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउसेस, हमने देखा था। थर्ड में ओथ लेते हैं वो और उसके बाद एलोकेशन कर देते हैं सीट्स को। तो आंसर इसका फोर्थ का आंसर ए ऑप्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास टेंथ शेड्यूल। सो टेंथ का हमें एक ही बचा, फिर टेंथ में आ जाता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये अच्छी तरह से शेड्यूल्स समझ में आ गए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि औरों को भी ये शेड्यूल अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उनको हेल्प मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।